नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपनी इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया था कि राजस्थान पुलिस है, इस राजस्थान पुलिस की एग्जाम से संबंधित जो हमने क्वेश्चन पढ़े थे, आज इनसे आगे हम देखिए और चर्चा करते हैं कि राजस्थान पुलिस में और किस तरीके के क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप इन सारे क्वेश्चनों का यहीं से अध्ययन करेंगे। एक एक क्वेश्चन के ऊपर हम देखिए चर्चा करेंगे। और ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको जरूर पढ़ के जाइए। हो सकता है कि आपकी जिंदगी है ये बदल दे। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो राजस्थान पुलिस में आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, चलते हैं हम एक एक क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, दो धैर्यन के बीच, दोस्तों दो धैर्यन के बीच निम्न तल की भूमि क्या कहलाती है? यानी दोस्तों दो धैर्यन के बीच निम्न तल की भूमि क्या कहलाती है? तो मैंने आपको जब राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ाए थे तो वहां पर मैंने कुछ बालूका के टीले यानी रेत के टीलों के बारे में बताया था। आपने शायद पढ़ा होगा, और यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप वहां पर जाकर के उस वीडियो को जरूर देखें। तो देखिए, दो धैर्यन के बीच निम्न तल की भूमि क्या कहलाती है? तो दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा। कई क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसका राइट आंसर क्या करेंगे? टाट व रन करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? टाट व रन। लेकिन यहाँ पर यदि आपने टाट या रन कर दिया तो आपका आंसर दोस्तों क्या होगा? गलत हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए, यानी दो धैर्यन के बीच निम्न तल की भूमि कहलाती है, वो टाट या रन भी कहलाती है। इसके अलावा वो अभिनति भी कहलाती है, और इसके अलावा वो शैलीनाश भी कहलाती है। तो इसका दोस्तों राइट जो आंसर होगा वो राइट आंसर क्या होगा? सभी हो जाएगा। तो दो धैर्यन के बीच निम्न तल की भूमि क्या कहलाती है? टाट रन कहलाती है, अभिनति कहलाती है या शैलीनाश कहलाती है? इनका राइट आंसर होगा डी, यानी सभी। क्लियर है? तो यहाँ पर ऐसे मत करना कि दो धैर्यन के बीच निम्न तल की भूमि टाट या रन कहलाती है। हाँ, टाट या रन आप कर सकते हैं जब यहाँ पर अभिनति, शैलीनाश या और कुछ ना, ये दो नाम नहीं आए, कुछ और ही नाम आ जाए, तो आप यहाँ पर इनका आंसर कर सकते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। और दूसरा क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि बालूका स्तूपों का निर्माण हुआ था। बालूका स्तूपों का निर्माण दोस्तों किस काल में हुआ था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रख के जाएंगे कि बालूका स्तूपों का निर्माण किस काल में हुआ था। तो बालूका स्तूपों का निर्माण हुआ था, आपको ऑप्शन मिल रहा कार्बोनिफेरस काल में, आर्कियन काल में, प्री कैम्ब्रियन काल में या प्लीस्टोसिन काल में। यहां पर आपको चार ऑप्शन मिल रहे हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आप बताएंगे वो आंसर देखिए, प्लीस्टोसिन काल दे रखा, प्री कैम्ब्रियन दे रखा, आर्कियन दे रखा है और कार्बोनिफेरस दे रखा है। तो इसका दोस्तों आप राइट आंसर क्या करेंगे? कार्बोनिफेरस करेंगे। दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको ध्यान रखिए कि बालूका स्तूप है यानी जो रेत का टिल्ला है, वह रेत का टिल्ला कौन से काल में बने रही? कार्बोनिफेरस काल में। क्लियर है बात? फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि कौन से टिल्ले सर्वाधिक गतिशील होते हैं व नुकसानदायी होते हैं? दो क्वेश्चन आपके सामने एक साथ ही दे रखे कि कौन से टिल्ले सर्वाधिक गतिशील होते हैं, या फिर दे देगा कौन से टिल्ले सर्वाधिक नुकसानदायी होते। तो मैंने इसको दोनों को एक साथ ही रख दिया। तो यहाँ पर देखिए, कौन से टिल्ले सर्वाधिक गतिशील व नुकसानदायी होते हैं, तो आपको इसके बारे में बताना। यदि आपको इसका पता है तो आप कमेंट में जरूर लिखें कि इसका राइट आंसर है वो ये होगा। और नीचे मैंने लिखा है जिनकी आकृति भैंस के सींग के समान होती, यानी वो टिल्ले आपको बताने हैं जो सर्वाधिक गतिशील भी हैं और सर्वाधिक नुकसानदायी भी है। और जो गतिशील या नुकसानदायी जो टिल्ले हैं उनकी आकृति भैंस का जहाँ सींग हुआ है वह सींग का समान हुआ है। तो ऐसा रेत का टिल्ला कौन सा है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया धैर्यन, बी में दिया है बरखान, सी में दिया है अनुप्रस्थ और डी में दिया है अनुधर्द। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर क्या होगा? बरखान होगा। यानी बरखान रेत के जो टिल्ले हैं
ये रेत के टीले अर्धचंद्राकार टीले होते हैं। यानी रेत के अर्धचंद्राकार टीले जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं, और ये टीले सबसे ज्यादा गतिशील भी होते हैं, सबसे ज्यादा नुकसानदायी भी होते हैं, और इनकी आकृति भैंस के सींग के समान होती है। तो याद रखना है दोस्तों बरखान। क्लियर है। उसके बाद में देखिए कौन से टिल्लों की आकृति, कौन से टिल्लों की, 4 नंबर क्वेश्चन है, कौन से टिल्लों की आकृति महिला के बालों के पिन के समान होती है। यानी जो महिला होती है उस महिला के पिन के, यानी महिला के बालों में जो पिन लगती है उस पिन के समान कौन से टिल्ले की आकृति है। तो क्वेश्चन ऐसे देगा आपको कि कौन से टिल्लों की आकृति महिला के बालों के पिन के समान होती है। ऑप्शन दे रहा आपके सामने, नेटवर्क रेत का टिल्ला, तारा स्तूप रेत का टिल्ला, पैराबोलिक रेत का टिल्ला, या सबर काफिज रेत का टिल्ला। दोस्तों 4 ऑप्शन आपको इस प्रकार से मिलेगा। मैंने ये दरियन, बरखान, अनुप्रस्थ, अनुहृदय, नेटवर्क, तारा स्तूप, पैराबोलिक, सबर काफिज, ये जब मैंने राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ाए थे वहां पर इनको विस्तार से बताया था। अब वहां पर आप जाकर के देख लेना, और बाकी मैं आपको इनका लिंक है वो इस डिस्क्रिप्शन में, वहां पर इनका लिंक है वो जरूर डाल दूंगा, तो आप वहां से क्वेश्चन है वो पढ़ सकते हैं, इनकी विस्तार के बारे में पढ़ सकते हैं। तो कौन सा टिल्लों की आकृति महिला के बालों के पिन के समान होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पैराबोलिक, यानी पैराबोलिक रेत का टिल्ला है, इनकी आकृति महिला के बालों के पिन के समान होती है। फिर देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है, इस बार क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। सुमिलित करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, सुमिलित कीजिए। और सुमिलित भी किसको करना है कि पानी को इकट्ठा करने की विधियों को आपको क्या करना है दोस्तों, सुमिलित करना। देखो कैसे इनको सुमिलित करना है। ए ऑप्शन है उसमें दे रखा है संपूर्ण राजस्थान में, बी में दे रखा संपूर्ण मरुस्थल में, और सी में देखा अर्ध शुष्क मरुस्थल में, और डी में दे रखा राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में। और इनके आगे लिखा है कुई ऑब्लिक बैरी, 2 में लिखा टोबा, 3 में लिखा टाका, और 4 में लिखा बावड़ी। यानी हमको ये देखना कि संपूर्ण राजस्थान में पानी को इकट्ठा करने की विधि क्या कहलाती है। तो दोस्तों इसको आपको सुमिलित करना, और यदि आपको इसका आंसर का पता है तो आप कमेंट में जरूर लिखें, और इसका राइट आंसर है वो देने की कोशिश जरूर करें। देखिए संपूर्ण राजस्थान में देखिए दोस्तों क्या कहलाता है, तो याद रखना संपूर्ण राजस्थान में कहलाता है पानी को इकट्ठा करने की विधि बावड़ी। फिर संपूर्ण मरुस्थल में पानी को इकट्ठा करने की विधि कहलाती है दोस्तों टांका। क्या कहलाती है, टांका। और अर्ध शुष्क मरुस्थल में पानी को इकट्ठा करने की विधि कहलाती है टोबा। और राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में पानी को इकट्ठा करने की विधि कहलाती है कुई या बैरी। या तो आपसे ऐसे सुमिलित करवा लेगा, या फिर एक एक करके क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि संपूर्ण राजस्थान में पानी को इकट्ठा करने की विधि क्या कहलाती है। दोस्तों याद रखोगा बावड़ी। और ऐसे पूछ ले कि संपूर्ण मरुस्थल में पानी को इकट्ठा करने की विधि क्या कहलाती है। तो ऐसे आपसे प्रश्न है वो एक एक करके भी पूछा जा सकता, या सुमेलित करने के लिए भी पूछा जा सकता। लेकिन दोस्तों वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो वर्तमान परिस्थिति में आपके सामने इसी तरीके के क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, यानी ऐसे सुमेलित करना, असुमेलित करना, असमूहित है, ऐसे प्रश्न है वो ज्यादातर आते हैं। तो इनको जो दोस्तों आप याद जरूर रखें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले से 4 हो जाएगा, बी से हो जाएगा 3, सी से हो जाएगा 2 और डी से हो जाएगा 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। क्लियर है। उसके बाद में देखिए छठा नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है वो दोस्तों है अरावली पर्वत श्रेणी क्रमशः किस अंग व वाद्य यंत्र के समान है। यानी हम जो अरावली पर्वत श्रेणी दोस्तों पढ़ करके आते हैं उस पर्वत श्रेणी की बात करें तो अपन को ये बताना है कि वो किस अंग के समान है और किस वाद्य यंत्र के समान है। अब हम रट के जरूर जाते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप पेपर सोल्व करने के लिए बैठते हैं तो प्रश्न की या क्वेश्चन की अंतिम पंक्ति है वो जरूर पढ़िए, और वो प्रश्न की अंतिम पंक्ति वो क्वेश्चन का आंसर बदल देती है। तो मेरी एक लाइन आप जरूर ध्यान रखें कि क्वेश्चन या प्रश्न की अंतिम जो पंक्ति है वो क्वेश्चन का आंसर बदल देती है।
तो यहाँ पर देखिए हम पढ़कर जाते हैं कि किस अंग के समान है, किस वाद्य यंत्र के समान है, लेकिन ऑप्शन में थोड़ा सा डिफरेंट जरूर होता है और वो पूछ क्या रहा है। ऐसी परिस्थिति में आप पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद में उसका राइट आंसर है वो जरूर दें। तो देखिए अरावली पर्वत श्रेणी क्रम से किस अंग व वाद्य यंत्र के समान है। तो पहले नाम दिया है अंग और फिर दिया है नाम वाद्य यंत्र। तो इसमें देखिए ए ऑप्शन में तंदूरा, तंदूरा कर्ण दे रखा, बी में कर्ण तंदूरा दे रखा, सी में नाक रावणता दे रखा, डी में जीभ बपंग दे रखा। तो हमको पहले बताना है अंग। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि ऐसे दे, वो ऐसे भी पूछ लेगा कि अरावली पर्वत श्रेणी किस अंग के या समान है या किस वाद्य यंत्र के समान है, दोनों का आंसर अलग से भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर वो क्रम से पूछ रहा। देखो ये जो नाम है वो आपको जरूर ध्यान में रखना है कि क्रम से किस अंग व वाद्य यंत्र के समान है। तो पहले अंग बताओ फिर आप वाद्य यंत्र बताओ। तो किस अंग, अंग आप जानते हो शरीर के अंग। तो यहाँ पर देखिए पहले में तंदुरा कर्ण है, बी में कर्ण तंदुरा है, सी में नाक और रावणता और डी में जीभ और बपंग है। तो देखो जीभ अंग है, नाक अंग है, कर्ण यानी कान अंग है, तंदुरा एक वाद्य यंत्र है। तो वाद्य यंत्र ये तो अपने आप ही गलत हो जाएगा, कट हो जाएगा, लेकिन अपन को अंग बताना। तो अंग देखो पहले कर्ण है, नाक है या जीभ है। तो किस अंग के समान है, कर्णवर्त। देखिए हम पढ़ चुके हैं कि अरावली पर्वत श्रेणी है वो कर्णवर्त अंग के समान है। तो कर्णवर्त यानी कर्ण यानी कान अंग के समान है। किस वाद्य यंत्र के समान है, तो याद रखेंगे वो तंदूरा जो वाद्य यंत्र है उसके समान है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है बात, पर्सन ध्यान में रखना इसको। फिर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में बार बार पूछा गया, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा अपोजिट कर दिया, थोड़ी सी इसको वर्तमान परिस्थिति से मैंने जोड़ दिया कि इस बार ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है वो रहेगी। क्योंकि बार बार क्वेश्चन आता कि अरावली पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई है। अरावली पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई है, सबको पता है 930 मीटर है। कई ऐसे स्टूडेंट है जिनको नहीं पता, तो ध्यान रखें 930 मीटर है। या तो सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि अरावली पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई है, तो वहां पर ऑप्शन में देगा 400 मीटर है, 500 मीटर है, 630 मीटर है, 930 मीटर है, ऐसे आपको ऑप्शन दे देगा। तो वहां पर राइट आंसर करना 930। लेकिन इस वाले क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़िए। अरावली पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई 930 मीटर है, परंतु देखिए यहाँ पर लिखा परंतु निर्माण के समय औसत ऊंचाई कितनी थी। निर्माण के समय औसत ऊंचाई कितनी थी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पर 930 मैंने पहले रख दिया। अब यहाँ पर दोस्तों स्टूडेंट क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरावली पर्वत श्रेणी का जब निर्माण हुआ था उस निर्माण के समय उसकी औसत जो ऊंचाई थी वो कितनी थी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इसका राइट आंसर मिलने का क्या, तो यहाँ पर ए ऑप्शन में लिखा 2400 मीटर, बी में लिखा 2500 मीटर, सी में लिखा 2800 मीटर और डी में लिखा 3200 मीटर। यदि दोस्तों आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट में जरूर लिखें कि 7 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है वो क्या होगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट है इसका सही जवाब है वो देते हैं। तो देखिए अरावली पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई 930 मीटर है, परंतु निर्माण के समय इसकी औसत ऊंचाई दोस्तों कितनी थी, तो याद रखना इसकी औसत ऊंचाई है वो 2800 मीटर थी। 2800 मीटर थी, जो घट करके कितनी हो चुकी है, 930 मीटर हो गई। अब पूछे कितनी है, 930 है। निर्माण का नाम ले दे कि निर्माण के समय कितनी थी दोस्तों, तो याद रखना है 2800 मीटर थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके रीट की एग्जाम है, पटवार की एग्जाम है, एलडीसी की एग्जाम है या फिर राजस्थान पुलिस की एग्जाम है। हर प्रतियोगी परीक्षा में आपको ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि अरावली श्रेणी का क्रमश दोस्तों यहाँ पर दिया है कि अरावली पर्वत श्रेणी का क्रमश सर्वाधिक ऊंचा व नीचा शहर है। यानी अरावली पर्वत श्रेणी जब हम देखिए पढ़ते हैं कि सिरोही से लेकर के आपके सामने झुंझुनू तक राजस्थान में ये फैली हुई है। तो राजस्थान में पूछ रहा कि अरावली श्रेणी का क्रमशः सर्वाधिक ऊंचा व नीचा शहर है। तो राजस्थान के आपको जिले दे रखे, ए में अजमेर सिरोही, बी में सिरोही अजमेर, डी में दे रखा उदयपुर राजसमंद, डी में दे रखा कोयली। तो दोस्तों यहाँ से 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता, हो सकता है यहाँ से 4 क्वेश्चन बनते।
कि अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ज्यादा ऊंचा शहर है, सर्वाधिक ऊंचा शहर है वो कौन सा है, या तो सीधा से पूछेगा, या अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे नीचा शहर कौन सा है। दो क्वेश्चन हो गए। एक आता है कि अरावली पर्वत श्रेणी का राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में, और एक सबसे कम विस्तार कौन से जिले में, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी का क्रमशः सर्वाधिक ऊंचा व नीचा शहर, यहां पर भी दिया क्रमशः, क्रमशः का मतलब पहले बताना सर्वाधिक ऊंचा और उसके बाद बताना सर्वाधिक नीचा शहर। तो सबसे ज्यादा ऊंचा शहर दोस्तों आपके सामने है सिरोही, और सबसे नीचा शहर है आपके सामने कौन सा, अजमेर। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी। याद रखना बी, अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शहर है वो सिरोही है, जबकि सबसे नीचा शहर है वो अजमेर है। लेकिन यहाँ पर गलती मत कर देना, यहाँ पर अजमेर सिरोही कर दोगे तो ये नीचा हो जाएगा और ये ऊंचा हो जाएगा। तो पहले ऊंचा पूछा है फिर नीचा पूछा है, तो ऊंचा कौन सा है, सिरोही, और नीचा कौन सा है, अजमेर। और अरावली का सर्वाधिक विस्तार दोस्तों कहां पर है, उदयपुर में, और न्यूनतम विस्तार है अजमेर में। ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। फिर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है। 8 नंबर क्वेश्चन हो चुका है, 9 नंबर क्वेश्चन है बहुत ही इंपोर्टेंट है। दुस्से बैराज घाटी स्थित है दोस्तों, राजस्थान में दुस्से बैराज घाटी की बात करें तो ये दुस्से बैराज घाटी कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन में दिया बेंगू चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा, बी में दिया है दिवेर राजसमंद से अजमेर, सी में दिया है गोगुंदा उदयपुर से चित्तौड़गढ़, डी में दिया है कुंभलगढ़ राजसमंद से उदयपुर। तो ये बात भी मैंने वहां पर आपको ये सारी चीजें पढ़ा रखी है, आप टॉपिक को पूरा देखिए, क्वेश्चन वहीं से निकल करके आते हैं। दोस्तों यदि आपने संपूर्ण वीडियो को देखा है, पूरे टॉपिक को आपने पढ़ा है, तो आपका एक भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। आप पीछे की वीडियो है वो जरूर देखें। तो यहाँ पर दुस्से बैराज घाटी की बात करें, वो घाटी कहाँ पर है दोस्तों, बेंगू चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा के मध्य स्थित है। दुस्से बैराज घाटी याद रखना, दुस्से बैराज बैराज बेंगू चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा के बीच में स्थित है। क्लियर है। फिर देखिए 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि पालनपुर व ईडर को राजस्थान का सगा भाई किसने बताया था। यानी पालनपुर जहां से अरावली पर्वत श्रेणी शुरू होती है और मेवाड़ और गुजरात के बीच का क्षेत्र वो ईडर है। तो पालनपुर व ईडर को राजस्थान का सगा भाई किसने बताया था, सगा भाई किसने बताया था। इसमें लेख मिलता है कि ईडर पालनपुर है ईरा, ईडर पालनपुर है ईरा, सागी जामन जाया बीरा। ईडर पालनपुर है ईरा, सागी जामन जाया बीरा। तो सागी जामन जाया बीरा यानी ये दोनों भाई बताया गया ही राजस्थान का, कौन है, एक पालनपुर और एक ईडर। और ये बात कही किसने कहा था कि पालनपुर व ईडर को राजस्थान का सगा भाई बताया था। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, पालनपुर व ईडर को राजस्थान का सगा भाई किसने बताया, या फिर ऐसे कहेगा कि ईडर पालनपुर है ईरा, सागे जामन जाया बीरा, ये कथन किसका है, ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन में दे रखा कर्नल जेम्स टोड, मोहम्मद नैन्सी, कन्हैयालाल सेठिया, डी में दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यदि आपको पता है तो आप कमेंट में जरूर लिखें कि इसका राइट आंसर है सर ये होगा। और यदि नहीं पता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप बिना सोचे बिना कन्हैयालाल सेठिया कर देना। पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक प्रश्न भी पूछा था कि नगरों की पटरानी है वो किसे जयपुर जिले को किसने कहा था, यानी कन्हैयालाल सेठिया ने किसे नगरों की पटरानी कहा था, ऐसे शायद मैंने क्वेश्चन पूछा था जयपुर को। तो कन्हैयालाल सेठिया ने ईडर और पालनपुर को राजस्थान का सगा भाई बताया था, याद रखना। फिर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट यानी जीबीटी एक रेखा है दोस्तों, क्या है, जीबीटी एक रेखा है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट रेखा राजस्थान के कौन से जिले से नहीं गुजरती है। दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट यानी जीबीटी रेखा राजस्थान के कौन से जिले से नहीं गुजरती है। तो दोस्तों कौन से जिले से नहीं गुजरती है, यदि आपने जीबीटी रेखा को पढ़ा है तो राइट आंसर आपका होगा। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा कोटा, बी में दे रखा सवाईमाधोपुर, सी में दे रखा करौली, डी में दे रखा धौलपुर। अब हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से जिले से ये जीबीटी रेखा गुजरती है।
और कौन से जिसमें से गुजरती हैं वो तो अपने आप में दिमाग में रखो, बाकी कोई भी जिला आ जाए वो आपका गलत हो जाएगा। तो दिमाग में रखो, कोटा से जीबीटी रेखा गुजरती है, जीबीटी कोटा से गुजरती है, सवाई माधोपुर से जीबीटी गुजरती है और धौलपुर से जीबीटी गुजरती है। कहां से नहीं गुजरती? करौली से नहीं गुजरती। दोस्तों याद रखना, करौली जिले से जीबीटी रेखा ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट रेखा नहीं गुजरती। तो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कोटा से गुजरती है, सवाई माधोपुर से गुजरती है, धौलपुर से गुजरती है, लेकिन करौली से नहीं गुजरती। क्लियर है ये क्वेश्चन भी। 12 नंबर क्वेश्चन पर चले। सुमेलित कीजिए, और सुमेलित किसको करना है? दर्रे को सुमेलित करना है। किसको सुमेलित करना है? दर्रे और नाल है, दोनों साथ में है। तो यहाँ पर देखिए सुमेलित करना, उदयबारी दर्रा आगे लिखा पाली, सोमेश्वर दर्रा लिखा है आगे उदयपुर, केवड़ा की नाल आगे लिखा राजसमंद, देसूरी की नाल लिखा है आपके सामने अजमेर, देसूरी की नाल अजमेर। अब आपको बताना है कि उदयबारी दर्रा कहां पर है, सोमेश्वर दर्रा कहां पर है, केवड़ा की नाल कहां पर है, देसूरी की नाल कहां पर है। यहां पर आपको देखिए ए ऑप्शन में दे रखा 1 2 3 4 होगा, बी में दे रखा 4 3 2 1 होगा, सी में दे रखा 2 1 4 3 होगा, डी में दे रखा 3 4 1 2 होगा। तो इसको सुमेलित करना। देखिए उदयबारी दर्रा है वो कहां पर है? अजमेर में। उदयबारी कहां पर है? अजमेर में। सोमेश्वर दर्रा कहां पर है? राजसमंद में। केवड़ा की नाल कहां पर है? उदयपुर में। और देसूरी की नाल कहां पर है? पाली में। यहां से दिमाग में लगा लो कि उदयबारी है अजमेर में, सोमेश्वर है राजसमंद में, केवड़ा की नाल उदयपुर में, देसूरी की नाल है पाली में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 4 3 2 1। क्या हो जाएगा? 4 3 2 1 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का क्वेश्चन यहां पर लिखा है। दोस्तों इसको ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, जो हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में चौथा पार्ट पढ़ते हैं, मरुस्थल है, अरावली है, मैदानी भाग है और पठारी भाग है। तो पठारी भाग से क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई है। ए में दे रखा 200 मीटर, बी में दे रखा 400 मीटर, सी में दे रखा 600 मीटर और डी में दे रखा 800 मीटर। तो दोस्तों दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की जो औसत ऊंचाई है वो दोस्तों कितनी है? याद रखना 600 मीटर। कितनी है? 600 मीटर है, याद जरूर रखिए। 14 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको भी कि डेक्कन ट्रेप सेल पाई जाती है, यानी डेक्कन ट्रेप सेल पाई जाती है। तो डेक्कन ट्रेप सेल कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। तो देखिए पहला ऑप्शन दे रखा गंगानगर हनुमानगढ़ में पाई जाती है, बी में दे रखा जयपुर अलवर में पाई जाती है, सी में दे रखा अजमेर राजसमंद में पाई जाती है, डी में दे रखा कोटा झालावाड़ में पाई जाती है। तो दोस्तों इसका अगर आपको पता है राइट आंसर तो इसका भी आप आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आप कि डेक्कन ट्रेप सेल है वो इस जिलों में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर डेक्कन ट्रेप सेल कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा कोटा और झालावाड़, यानी कोटा और झालावाड़ इन दोनों जिलों में डेक्कन ट्रेप सेल है वो पाई जाती है। दोस्तों ये आपके सामने मैंने 14 क्वेश्चन रखे हैं। 14 क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए बेनिफिट करेगा, आपके सपनों को साकार कर देगा। आप राजस्थान पुलिस की एग्जाम दे रहे हो तो आप एग्जाम देने से पहले इन क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ के जाइए, ताकि आप है वो इन सारे के सारे क्वेश्चनों को सही है वो कर सके। तो दोस्तों यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, जितने भी प्रश्न आप लोगों ने आज पढ़े हैं, ये आपको कैसा लगा? यदि आपको ऐसे प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक जरूर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका पहला नोटिफिकेशन आपके पास होगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं प्रश्नों के और नए नए प्रश्नों के साथ। तब तक बने रहिए आप इस चैनल के साथ, लगातार आपको ऐसे वीडियो, ऐसे टॉपिक, ऐसे प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।